चलिए आज हम लोग क्लास 10th का कार्बन और उसके यौगिक चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं। कार्बन एवं उसके यौगिक, इंग्लिश में कहते हैं कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स। कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। तो कार्बन और उसके यौगिक, इसमें सबसे महत्वपूर्ण चीज कार्बन ही है और कार्बन के बारे में इसमें हमको अध्ययन करना है। जैसा आप सभी को कुछ पता हो या ना हो, आप कुछ जानते हो किसी भी बारे में, पिछले चैप्टर की आपकी जानकारी है या नहीं है, लेकिन मुझे ये पता है कि आपसे ये चैप्टर आ जाएगा। उसके लिए कुछ चीजें टर्म यदि आपको थोड़ा सा यदि याद रखनी पड़ेंगी तो आप याद रखिएगा। जैसे एक बात याद रखनी है कि जो कार्बन होता है जिसे C से रिप्रेजेंट करते हैं, कार्बन को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? C से रिप्रेजेंट करते हैं। और कार्बन का जो परमाणु क्रमांक होता है वो 6 होता है। कार्बन का परमाणु क्रमांक क्या होता है? 6 होता है। यदि इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किया जाए तो आपको पता है, यदि नहीं पता होगा, मैंने कहा ना कुछ पहले ही चैप्टर में थे, आपको इसके पहले चैप्टर आवर्त सारणी था, उसमें बताया गया पीरियोडिक टेबल में, ठीक है। तो ऊपर भी मैं करके दिखा देता हूँ। कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 होता है, ये आपको याद रखना है। एग्जाम में डायरेक्ट पूछ देता है कि कार्बन का एटॉमिक नंबर क्या होगा। एटॉमिक नंबर को अपन परमाणु क्रमांक कहते हैं। जिस तरीके से जेल में कैदियों को नंबर दिया गया, मान सकते हैं ऐसा, उसी तरीके से एलिमेंट्स को, तत्वों को भी कोई ना कोई नंबर दिया गया और उस नंबर को एटॉमिक नंबर या परमाणु क्रमांक या इसी को परमाणु संख्या कहते हैं। और कार्बन की परमाणु क्रमांक क्या होता है? 6 होता है। पहले कोष में अक्सर जो इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं, परमाणु क्रमांक 6 का मतलब यह है कि इसमें प्रोटॉनों की संख्या 6 है और इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी 6 है। परमाणु क्रमांक 6 का मतलब इसमें प्रोटॉन भी 6 है और इलेक्ट्रॉन भी 6 है। 118 तत्व आज ज्ञात है, उसमें कार्बन का 6वां नंबर है। उसमें प्रोटॉन भी 6 है और इलेक्ट्रॉन भी 6 है। पहले कोष में, जिसे हम सेल कहते हैं, उसमें अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन जाते हैं, हमने 2 भर दिया। अब दूसरे कोष में अधिकतम 8 जाते हैं, पर इलेक्ट्रॉन तो कार्बन में 6 ही होते हैं। तो पहले कोष में जब अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन क्यों चले गए, कैसे चले गए, ये पिछले चैप्टर में था, ठीक है। और यदि आपसे नहीं आता तो अपन उसकी भी वीडियो कर देंगे। अभी तो केवल ये बात हो रही है कि आपको याद रखना है कि पहले कोष में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन जाते हैं, दूसरे कोष में अधिकतम 8 जाते हैं, पर यहाँ पे जरूरत हमको 6 इलेक्ट्रॉन की थी, तो 2 इलेक्ट्रॉन आ चुके हैं, 4 और बचे हैं, तो ये हमने लिख दिया 2 और 4। इसी को कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इंग्लिश में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कहते हैं। इलेक्ट्रॉन को भरना ही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कहलाता है। जिस तरीके से गाय गौशाला में रहती है, उसी तरीके से जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो कोषों में होते हैं, इनको सेल कहते हैं। नाभिक के चारों ओर का वृत्ताकार पथ जिसमें इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं उसे कोष कहते हैं। अपन टाइम इसलिए नहीं दिए कोष की डिफिनेशन को बताने में आपको बहुत सारा, क्योंकि अभी इस चैप्टर में तो हमको केवल ये याद रखना कि कार्बन का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 6। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है? 2 और 4। पहला क्वेश्चन आपको क्या याद रखना है? कार्बन का परमाणु क्रमांक सबको याद हो चुका होगा कि कार्बन का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 6 होता है। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है? 2 और 4 होता है। और पहले कोष में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये बिंदुकृत रेखा से मैंने उनको प्रदर्शित कर दिया। और दूसरे कोष में कार्बन में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये मैंने बिंदु से प्रदर्शित कर दिया, डॉट से प्रदर्शित कर दिया। ये पहला कोष कहलाता है, फर्स्ट सेल, और ये लास्ट सेल है, अंतिम सेल। सेकंड सेल को ही, इसका सेकंड सेल ही इसका अंतिम सेल है, अंतिम कोष है। लास्ट सेल को संयोजी कोष कहते हैं। तो आपसे कई बार क्वेश्चन, यहाँ पे मैंने आपको पहला क्वेश्चन बताया कि कार्बन का परमाणु क्रमांक, तो आपने कहा 6। मैंने कहा कि कार्बन में प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की संख्या, तो आप बोलेंगे प्रोटॉन भी 6 और इलेक्ट्रॉन भी 6। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बताइए कार्बन का, तो आप बोलेंगे 2 और 4। यदि कोई पूछता है कि कार्बन के संयोजी कोष में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, संयोजी कोष को इंग्लिश में वैलेंस सेल कहते हैं,
संयोजी कोष को ही संयोजकता कोष कहते हैं। याद रखिएगा, अंतिम कोष को ही संयोजी कोष कहते हैं। और कार्बन के अंतिम कोष में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। कार्बन के संयोजी कोष में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 4 इलेक्ट्रॉन हैं। अब ये जो 4 संयोजी कोष हैं, कार्बन को पूरे पीरियोडिक टेबल में यही 4 इलेक्ट्रॉन सबसे अद्भुत, अनोखा और अद्वितीय बनाते हैं। वैसे तो हर एक तत्व अद्वितीय है, एक दूसरे से बहुत सारे गुणों में, कुछ गुणों में समानता तो कुछ में असमानता भी, लेकिन कार्बन जो है पूरे पीरियोडिक टेबल के अंदर, हमने ये कभी सुन भी सकते थे, और भी चीजों का स्टडी किया जा सकता, और भी तत्वों का स्टडी कर सकते थे, कि जैसे हम पढ़ सकते थे सल्फर और उसके यौगिक, नाइट्रोजन और उसके यौगिक, पढ़ते भी हैं, है ना। लेकिन हम ज्यादातर सुने होंगे कि कार्बन और उसके यौगिक ही पढ़ते हैं। क्यों? क्योंकि कार्बन जो होता है, इसके संयोजी कोष में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। 4 इलेक्ट्रॉन पाना ही इसका एक अद्भुत गुण बना देता है। इसी 4 इलेक्ट्रॉन को अपन कहते हैं कि इसकी जो है वैलेंसी जो है चतुसंयोजकता प्रदर्शित करता है। क्या प्रदर्शित करता है? कार्बन कैसा होता है? चतुसंयोजकता वाला होता है, क्योंकि इसके अंतिम कोष में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसी को इंग्लिश में टेट्रावैलेंसी कहते हैं। और दूसरा कार्बन का एक और गुण है जिसे अपन कंटरनेशन भी कहते हैं इंग्लिश में, और हिंदी में इसको श्रृंखलन कहते हैं। कार्बन में श्रृंखलन का गुण पाया जाता है। जैसे कई सारे समाज में लोग होते हैं, पर हम कहते हैं कि वो बड़ा ही, है ना, बिहेव से अच्छा है, और उसकी बॉन्डिंग बड़ा अच्छी है, लोगों से उसका संबंध बहुत अच्छा है। उसी तरीके से ये जो कार्बन है ना, ये बॉन्ड दूसरों के साथ, अन्य तत्वों के साथ इसकी जुड़ने की जो क्षमता है ना, वो सर्वाधिक है। मतलब जुड़ने की क्षमता को ही क्या बोलते हैं? श्रृंखलन, श्रृंखला बनाने की क्षमता, सीरीज बनाने की क्षमता। तो याद रखना है आपको ये बात कि कार्बन 2 कारण से अद्भुत और अनोखा है। पहला, इसकी संयोजकता कितनी होती है? 4। और दूसरा, इसमें कौन सा गुण पाया जाता है? श्रृंखलन का गुण पाया जाता है। अन्य तत्वों को आपस में जोड़ने की इसमें जो क्षमता है वो काफी ज्यादा है। तो आपको यहाँ पे कुछ हमने सामान्य जानकारियां बताई, जो कि अब आपको याद रहेगा। मैं यदि आपसे कहूं कि कार्बन का परमाणु क्रमांक कितना होगा, तो आपका उत्तर क्या होगा? 6। यदि मैं आपसे कहूं कि कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा, तो आप बोलेंगे 2 और 4। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कहूं तो ये पूरा बताना पड़ेगा, 2 और 4। पहले कोष में 2 इलेक्ट्रॉन, और अंतिम कोष में, जिसे दूसरे कोष में कितने इलेक्ट्रॉन? 4 इलेक्ट्रॉन। और जो अंतिम कोष होता है उसी को संयोजी कोष कहते हैं, और संयोजी कोष में कितने इलेक्ट्रॉन है? 4 इलेक्ट्रॉन है। यदि पूछे, ठीक है, कि कार्बन जो है अन्य तत्वों से अलग क्यों है, कार्बन और उसके यौगिक इतने ज्यादा यौगिक क्यों बन रहे हैं, तो आप बताएंगे कि कार्बन में चतुसंयोजकता होता है, और किसका गुण पाया जाता है? श्रृंखलन का गुण पाया जाता है। कार्बन के वो 4 इलेक्ट्रॉन, संयोजी कोष के इलेक्ट्रॉन को ही हम बिंदु से प्रदर्शित करते हैं। लुईस नामक वैज्ञानिक ने बताया था कि जो संयोजी कोष के इलेक्ट्रॉन है उनको डॉट से प्रदर्शित करो या क्रॉस से। कई लोग ऐसा भी कर सकते हैं, क्रॉस से भी कर सकते हैं। कार्बन के 4 इलेक्ट्रॉन को ऐसा भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, या तो डॉट से रिप्रेजेंट कर दीजिए या तो क्रॉस से रिप्रेजेंट कर दीजिए। ये कार्बन के 4 ही क्यों प्रदर्शित करते हैं? क्योंकि उसके अंतिम कोष में 4 इलेक्ट्रॉन है। अब कोई कहेगा क्या एक एक ही लिख सकते हैं? क्या कहीं पर 2 और 2 ऐसा नहीं लिख सकते क्या? बिल्कुल लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आप ऐसा भी लिख सकते हैं। जरूरत के अनुसार हम ऐसा भी लिख सकते हैं और ऐसा भी लिख सकते हैं। कोई बोलेंगे क्या हम यहाँ पर 3 इलेक्ट्रॉन और यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन नहीं लिख सकते क्या? बिल्कुल लिख सकते हैं। कार्बन के वो 4 आप कहीं पे भी लिख सकते हैं, 2-2 करके लिख सकते हैं, 3 और 1 करके लिख सकते हैं, 1-1 करके लिख सकते हैं। हाँ, बस एक काम नहीं कर सकते हैं, कार्बन के 4 इलेक्ट्रॉन एक साथ नहीं लिख सकते हैं। क्यों नहीं लिख सकते हैं? क्योंकि इस कंडीशन में कार्बन का जो है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन घनत्व तो बढ़ जाएगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाएगी। इतने सारे इलेक्ट्रॉन, इतने सारे माइनस, ठीक है, कार्बन के पास नहीं हो सकते। इसलिए कार्बन के 4 इलेक्ट्रॉन एक साथ रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। बाकी सिंगल सिंगल करके चारों दिखा सकते हैं, ट्रिपल और सिंगल करके 4 दिखा सकते हैं, डबल करके 4 दिखा सकते हैं। कार्बन की संयोजकता 4 होती है। कार्बन चतुसंयोजकता होता है क्योंकि इसके अंतिम कोष में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, और इसमें श्रृंखलन का गुण पाया जाता है। अन्य तत्वों से इसकी जुड़ने की जो क्षमता है वो बहुत ही ज्यादा है। इसी को कहते हैं कि इसमें श्रृंखलन का गुण पाया जाता है। आज बता दूं कि लाखों करोड़ों कार्बनिक यौगिक ज्ञात है, और प्रति वर्ष लाखों करोड़ों की खोज हो रही है। मतलब कार्बनिक यौगिक का
केमिस्ट्री के किसी एक शाखा में ही अध्ययन कर पाना संभव नहीं था कि इसको पढ़ लेते, है ना, किसी चैप्टर में ही पढ़ लेना चाहिए था, कोई टॉपिक बना के दे देना चाहिए था, अलग से ही चैप्टर बना दिया कार्बन और उसके यौगिक। इसलिए बनाना पड़ा क्योंकि प्रतिवर्ष आज करोड़ों कार्बनिक यौगिक ज्ञात है और प्रतिवर्ष लाखों कार्बनिक यौगिक की खोज हो रही है। केमिस्ट्री के एक चैप्टर में या एक शाखा में इसको रख करके अध्ययन कर पाना संभव नहीं था, इसलिए इसके लिए एक अलग से केमिस्ट्री बनाई गई जिसे बोलते हैं कार्बनिक रसायन, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बोलते हैं, जिसमें हम कार्बनिक यौगिकों का अध्ययन करते हैं। कार्बनिक यौगिक का मतलब होता है कार्बन से बने यौगिक। जो कार्बन से बना यौगिक होता है, जिसका मुख्य अवयव तत्व कार्बन होता है, उसे हम कार्बनिक यौगिक कहते हैं। कार्बनिक यौगिक नाम से स्पष्ट है, ऑर्गेनिक कंपाउंड जो कार्बन से मिलकर बना हो। तो मैंने कुछ बातें आपको बेसिक सी बातें बता दी हैं कार्बन के बारे में, मुझे लगता है कि अब आपको याद रहेगा। ठीक है, तो अपन इरेज करते हुए हम यहाँ से बोल रहे हैं, आप जहां पर भी हो, जहां कहीं भी बैठ करके यदि वीडियो देख रहे हो, आप वहीं पर बोलेंगे। ठीक है, और मुझे सुनाई देगा। ठीक है, बस मन की आवाज होनी चाहिए। ठीक है, तो बताइएगा कार्बन का परमाणु क्रमांक कितना होगा? बिल्कुल, कार्बन का परमाणु क्रमांक 6 होगा। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा? 2 और 4 होगा। 2 और 4 होगा। यदि कोई पूछेगा उसके संयोजी कोष दूसरा है, संयोजी कोष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी? 4 होगी। कार्बन जो है अन्य तत्वों से तेजी से जुड़ता है, उसके कौन से 2 गुण हैं? पहला चतुसंयोजकता, 4 संयोजकता होती है इसकी, और दूसरा श्रृंखलन का गुण पाया जाता है जिसके कारण ये अन्य तत्वों से तेजी से जुड़ जाता है। तो इतने आपके तैयार हो गए। अब ध्यान से देखिएगा, ये जो कार्बन है इसमें आप सिंगल सिंगल करके ये 4 बॉन्ड दिखा सकते हैं, या आप इस कार्बन के साथ डबल सिंगल करके 4 बॉन्ड दिखा सकते हैं, या इस कार्बन के साथ आप ट्रिपल सिंगल करके 4 बॉन्ड दिखा सकते हैं। मतलब कार्बन की संयोजकता 4 थी, इसलिए कार्बन के पास कितने बॉन्ड होते हैं, कितने बंध होते हैं। ये स्टिक आपको जो लाइन दिखाई दे रही रेखा, इसी को केमिस्ट्री में बंध बोलते हैं और इंग्लिश में बॉन्ड बोलते हैं। तो ये सिंगल सिंगल करके मतलब एकल बंध हो गया, यहाँ पे द्विबंध, मतलब आप चाहें तो वो 4 बंध अकेले अकेले भी दिखा सकते हैं, डबल सिंगल करके भी दिखा सकते हैं, ट्रिपल सिंगल करके भी दिखा सकते हैं। बस एक काम नहीं कर सकते कि कार्बन की चारों को एक साथ नहीं दिखा सकते, क्योंकि इतना इलेक्ट्रॉन घनत्व तो एक साथ कार्बन पे नहीं हो सकता। तो आप समझ गए होंगे कार्बन की 4 संयोजकता, चाहे आप सिंगल सिंगल आपको मिल सकता है, डबल सिंगल कब मिलेगा, डबल कब मिलेगा, ट्रिपल, ये तो आगे क्लास की चीज है। अभी तो केवल आपको ये बताया गया कि कार्बन की 4 संयोजकता होती है, वो सिंगल सिंगल करके भी हो सकती है, डबल सिंगल करके भी हो सकती है और ट्रिपल सिंगल करके भी हो सकती है। जैसे हम आपसे बात कर रहे हैं कि ये हमने कार्बन बनाया है, यदि चारों के चारों सिंगल बॉन्ड हो तो याद रखिएगा ये एक हाइड्रोकार्बन बनेगा। मतलब इसमें हाइड्रोजन जब जोड़ देंगे तो एक हाइड्रोकार्बन बनेगा, और जब चारों के चारों ही सिंगल बॉन्ड हो तो वो जाएगा किसके अंतर्गत? एल्केन के अंतर्गत। किसके अंतर्गत जाएगा? एल्केन के अंतर्गत। बताएंगे भी आपको, एल्केन के अंतर्गत। जब एक भी डबल बॉन्ड आ गया तो ये किसके अंतर्गत जाएगा? एल्कीन के अंतर्गत जाएगा। और एक भी यदि ट्रिपल बॉन्ड आ गया तो ये किसके अंतर्गत जाएगा? एल्काइन के अंतर्गत जाएगा। एल्केन, एल्कीन और एल्काइन, एल्केन, एल्कीन और एल्काइन। इसमें एन शब्द आता है लास्ट में, इसमें इन शब्द आता है लास्ट में, और इसमें आइन शब्द आता है लास्ट में। कहीं भी यदि आपको सिंगल बॉन्ड दिखे तो एल्केन है, यदि आपको एक भी डबल बॉन्ड दिख जाए तो एल्कीन है, और एक भी यदि आपको ट्रिपल बॉन्ड दिख जाए तो एल्काइन है। तो सभी लोग को बोलना है, अपने मन में बोलना है ना? बताइएगा, सिंगल बॉन्ड है तो एल्केन, डबल बॉन्ड है तो एल्कीन, और ट्रिपल बॉन्ड है तो एल्काइन। और याद रखिए, जब भी आप पढ़ते हैं तो आदत डालिए बोलने की, है ना? हर चीजें आपको बोलते रहना, जो आप पढ़ रहे हैं उसे लिखना है, उसे बोलते चलना है ना? और समझते चलना है। तो सिंगल बॉन्ड है मतलब एल्केन है, एकल बंध मतलब एल्केन, डबल बॉन्ड मतलब एल्कीन, और ट्रिपल बॉन्ड मतलब एल्काइन है। ठीक है, अब हमको ये बात करना है कि एल्केन का ये सारी चीजें जो आप एल्केन, एल्कीन और एल्काइन पढ़ाने जा रहे हैं ये क्या है। तो मैं आपको बता दूं, एक शब्द आपको मिलेगा और उस शब्द को अपन बोलते हैं हाइड्रोकार्बन। क्या बोलते हैं? हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन
नाम से ही स्पष्ट है। क्या स्पष्ट है? ये कार्बन और ये हाइड्रो, हाइड्रो जो है हाइड्रोजन शब्द से बना है और ये कार्बन नहीं है। अब कार्बन हाइड्रो लिखते तो अच्छा नहीं लगता, अच्छा नहीं जम रहा है। उनको उस समय वैज्ञानिक को नाम के पीछे कोई प्रॉपर नाम के पीछे कोई कारण नहीं होता है ना। अब किसी का नाम सुंदर लाल रख दिया गया है तो जरूरी नहीं है कि वो बहुत सुंदर है। किसी का नाम कृष्ण कुमार है, ठीक है, तो जरूरी नहीं है कि वो काला है, सांवला है ना। उसी तरीके से ये हाइड्रोकार्बन नाम के कुछ गुण रख दिए जाते हैं, लेकिन यहाँ पर हाइड्रोकार्बन, ये हाइड्रो पहले लिख दे तो ये नहीं जरूरी कि आप बोले पहले कि हाइड्रोजन और कार्बन, कुछ भी बोल सकते हैं आप। ये बोल सकते हैं कि हाइड्रोकार्बन एक ऐसा यौगिक है जो कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बना होता है। हाइड्रोकार्बन एक ऐसा यौगिक है जो कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बना होता है। कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर के बना यौगिक ही हाइड्रोकार्बन कहलाता है। और एक बात याद रखना है, जिस तरीके से ये जो कार्बन था जिसका परमाणु क्रमांक 6 था, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 और 4 था, इसके अंतिम कोष में कितने इलेक्ट्रॉन थे? 4 इलेक्ट्रॉन थे। उसी तरह हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक क्या होता है? 1 होता है और उसके अंतिम कोष में भी कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 1 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो जब कार्बन के आप 4 इलेक्ट्रॉन दिखाते थे तो 1 2 3 और 1 4 दिखाते थे बिंदुकित रेखा से। उसी तरह से यदि हाइड्रोजन के 1 इलेक्ट्रॉन दिखाएंगे तो कहीं पर भी 1 ही दिखाएंगे, क्योंकि इसके अंतिम, इसका पहला कोष ही इसका अंतिम कोष है और उसमें कितने इलेक्ट्रॉन मौजूद है? 1 इलेक्ट्रॉन। पहले कोष में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं? 2। यदि इस हाइड्रोजन को एक और इलेक्ट्रॉन मिल जाए, इस हाइड्रोजन को यदि एक और इलेक्ट्रॉन मिल जाए तो इस हाइड्रोजन का अष्टक पूर्ण हो जाएगा, मतलब ये स्थायी हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा। कोई भी एलिमेंट स्टेबल होना चाहता है, और आपको पता है कि फर्स्ट सेल में साइंटिस्ट लोगों ने डिसाइड कर दिया था कि जिसके फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे वो स्टेबल होगा, बशर्ते वो फर्स्ट सेल अंतिम कोष होना चाहिए। आप बोलोगे कि तो कार्बन स्टेबल है? नहीं नहीं नहीं, कार्बन स्टेबल नहीं है, क्योंकि इसका अंतिम कोष पहला कोष नहीं, इसका अंतिम कोष कौन सा कोष है? दूसरा कोष है। दूसरा कोष में अधिकतम 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। क्या कार्बन के पास 8 इलेक्ट्रॉन है? नहीं है। अंतिम कोष में 4 इलेक्ट्रॉन है, मतलब कार्बन भी स्थायी नहीं है, अस्थायी है। और जो भी अस्थायी होता है वो स्थायी होना चाहता है, जो भी अनस्टेबल होता है वो स्टेबल होना चाहता है। और केमिस्ट्री में वो कई काम कर सकता था, लेकिन आज जो बात होगी यहाँ पे इलेक्ट्रॉन के साझा की बात होगी। ये इलेक्ट्रॉन के साझा करते हैं क्योंकि कार्बन भी नॉन मेटल है, अधातु है, और हाइड्रोजन भी नॉन मेटल है, अधातु है, और अधातु अधातु के मध्य हमेशा इलेक्ट्रॉनों का साझा होता है। जैसे कि कार्बन के अंतिम कोष में 4 इलेक्ट्रॉन है, तो कार्बन चाहता है कि मेरे पास 4 और आ जाए। क्यों 4 और आ जाए? क्योंकि दूसरे कोष में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं? 8 इलेक्ट्रॉन। 4 है इसके पास, 4 इसको और मिल जाता, 4 इलेक्ट्रॉन और यदि किसी से इसको मिल जाता तो 4 4 क्या हो जाती? 8, और ये स्थायी हो जाता है। ठीक है, जैसे माना जाता है कि आपका 50 का पूर्णांक होता है, आप 50 पा गए मतलब पूरे मार्क्स पा गए। उसी तरह दूसरे कोष में यह है कि जिसके अंतिम कोष में, ठीक है ना, 8 इलेक्ट्रॉन, दूसरे कोष में अधिकतम 8 इलेक्ट्रॉन जा सकते थे, इसमें 4 ही गए हैं, मतलब इसको 4 की और जरूरत है। और हाइड्रोजन के पहले कोष ही उसका अंतिम कोष है, और पहले कोष में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं? 2। मतलब हाइड्रोजन को एक और इलेक्ट्रॉन यदि मिल जाए तो हाइड्रोजन भी क्या हो जाएगा? कंप्लीट। मतलब कि कार्बन को कंप्लीट होने के लिए 4 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है, और हाइड्रोजन को कंप्लीट होने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता। अब ये देख करके कोई सोचेगा कि अरे जितने जरूरत है, ये इत्तेफाक से ऐसा हो गया है, इत्तेफाक से ऐसा हो गया है कि संयोजी कोष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी 4 है और जरूरत भी इसको 4 से। ये मत सोचिएगा कि और अन्य तत्वों में भी ऐसा हो जाता होगा कि अंतिम कोष में 4 है, मतलब कि सेम सेम होता होगा संयोजी कोष। नहीं, इसके साथ इत्तेफाक से हो गया है कि इसके अंतिम कोष में 4 इलेक्ट्रॉन है, और होना चाहिए था दूसरे कोष में 8 इलेक्ट्रॉन पूर्ण होने के लिए। 4 है, 4 की और आवश्यकता है। हाइड्रोजन के पास 1 है, और पहले कोष में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए? 2, जिसको 1 की और आवश्यकता है। तो ध्यान से देखिएगा थोड़ा सा, मैं आपको बता रहा हूं कि कार्बन, जैसे आप लोग हमेशा सुनते हैं CH4, अभी कुछ नहीं मैंने बताया कि एल्केन, एल्कीन और एल्काइन। मैं आपको ये बता रहा हूं कि जैसे CH4 लिखा है, ये CH4 कैसे बना, तो ध्यान से देखिए। कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 4 इलेक्ट्रॉन। और जो अकेला परमाणु होता है उसे सेंट्रल एटम, मतलब केंद्रीय परमाणु कहते हैं। केंद्रीय परमाणु कौन है? यहाँ पे कार्बन है, कार्बन ही मुख्य है। ठीक है, क्योंकि कार्बनिक यौगिक पढ़ रहे हैं, इसका मुख्य अवयव तत्व तो कार्बन है। कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 4। और ये जो 4 हाइड्रोजन है, यहां देखिए, इस हर हाइड्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है? हर हाइड्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है? 1 इलेक्ट्रॉन है।
अब बताइए इस कार्बन को अष्टक पूर्ण करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है? 4 इलेक्ट्रॉन की, क्योंकि इसके अंतिम कोष में कितने हैं? 4 हैं, 4 और मिल जाए तो दूसरे कोष में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। और हाइड्रोजन के पहले कोष में 1 इलेक्ट्रॉन है और पहले कोष में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन जाते हैं? 2, मतलब इसको 1 की आवश्यकता है। तो कार्बन ने इस हाइड्रोजन को 1 इलेक्ट्रॉन दे दिया, तो हाइड्रोजन के पास कितने हो गए? 2। ये हाइड्रोजन पूर्ण हो गया। इसको भी दे दिया, ये भी हाइड्रोजन पूर्ण हो गया। इसको भी दे दिया, ये भी हाइड्रोजन पूर्ण हो गया। इसको भी दे दिया, ये भी हाइड्रोजन 2 हो गया। लेकिन यहां देने और लेने का काम नहीं होता, इलेक्ट्रॉनों का साझा होता है। दोनों परमाणु बराबर की संख्या में इलेक्ट्रॉन देते हैं। यदि कार्बन ने इस हाइड्रोजन को 1 इलेक्ट्रॉन दिया तो ये भी हाइड्रोजन इसको 1 इलेक्ट्रॉन दे करके साझा करेगा। तो ये सारे हाइड्रोजन अपने 1-1 इलेक्ट्रॉन इस कार्बन को देंगे। तो अब आप देख सकते हैं इस कार्बन के अंतिम कोष में अब कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 2, 2 4, 2 6 और 2 8। मतलब कार्बन के अंतिम कोष में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 8। और कोई पूछेगा हाइड्रोजन के अंतिम कोष में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 2 2 2 2। हर हाइड्रोजन के अंतिम कोष में 2 इलेक्ट्रॉन है और हर ये एक ही कार्बन है और कार्बन के अंतिम कोष में कितने इलेक्ट्रॉन हुए? 2 2 4 2 6 और 2 8। कार्बन भी कंप्लीट हो गया और हाइड्रोजन भी कंप्लीट हो गया। जरूरी नहीं कि आप इसको डॉट स्ट्रक्चर से बनाएं, ये खैर आप आगे समझेंगे। अभी तो आपको ये समझना था कि हाइड्रोकार्बन क्या है, तो आप सभी को पता चल गया हाइड्रोकार्बन क्या है। जो कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बना होता है उसे हाइड्रोकार्बन कहते हैं। लेकिन जरूरी नहीं है कि कार्बन और हाइड्रोजन ही बस आएंगे, इसमें कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा ऑक्सीजन, कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा ऑक्सीजन के अलावा सल्फर और इसके अलावा नाइट्रोजन, इतने एलिमेंट्स हाइड्रोकार्बन में आ सकते हैं। ठीक है, मुख्य होंगे आपके कार्बन और हाइड्रोजन। बाकी और कौन आ सकता है? ऑक्सीजन आ सकता है। और कौन आ सकता है? सल्फर आ सकता है। और कौन आ सकता है? नाइट्रोजन आ सकता है। ये आ सकते हैं, तो मैंने आपको बता दिया है जानकारी के लिए। बाकी मुख्य अपने पास कौन से आएंगे? कार्बन और हाइड्रोजन। हाइड्रोकार्बन में आता है कार्बन और हाइड्रोजन। तो देखिएगा, हाइड्रोकार्बन को सबसे पहले 2 भागों में बांटा गया था। हाइड्रोकार्बन को पहले कितने भागों में बांटा गया था? 2 भागों में। एक भाग को अपन बोले संतृप्त हाइड्रोकार्बन और दूसरे भाग को हम क्या बोले? असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन और अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। तो ध्यान से देखिएगा, हाइड्रोकार्बन कितने प्रकार के? 2 प्रकार के। एक हो गया आपका क्या? संतृप्त हाइड्रोकार्बन और एक क्या हो गया? असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। देखिए अभी कुछ नहीं, अब बस आपको माइंड में याद रखना है और टेंशन से पढ़ाई नहीं होगी। चिंता मुक्त होकर के कि अभी मुझे याद नहीं हुआ, जो पिछला छूट गया वो मुझसे भूल जाए, ये सब आपको सोचने की आवश्यकता नहीं है। आपको ये सोचने की आवश्यकता है कि अभी जो चल रहा है वो मुझे याद हो जाए। बाकी अपन लास्ट में जब बताएंगे तो सारी चीजें आपको याद आ जाएंगी। अभी तो केवल ये फोकस करें कि अभी जो पढ़ाया जा रहा है वो अपने को याद हो, है ना। जो पिछला छूट रहा है या अपन भूल जा रहे हैं, ये सब आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। टेंशन फ्री होकर के बैठे। तो हाइड्रोकार्बन कितने हो गए प्रकार? 2 प्रकार, एक संतृप्त हाइड्रोकार्बन और एक असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। संतृप्त हाइड्रोकार्बन का ही प्रकार है कौन? एल्केन। संतृप्त हाइड्रोकार्बन का ही प्रकार कौन है? एल्केन है। और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन का प्रकार कौन है? एल्कीन और एल्काइन है। एल्कीन और कौन है? एल्काइन है। क्या ये बात आपको याद रहेगी? मैं पूछूंगा तो क्या आपको ये बात याद रहेगी? ठीक है, ठीक है। संतृप्त हाइड्रोकार्बन का उदाहरण एल्केन और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन का उदाहरण एल्कीन और एल्काइन। लास्ट में पूछेंगे जरूर आप सभी से, ठीक है। तो एल्केन जो होता है ये भी हाइड्रोकार्बन है, ये भी कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बना है। एल्कीन है, ये भी हाइड्रोकार्बन है, ये भी कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बना है। और जो एल्काइन है ये भी हाइड्रोकार्बन है, ये भी कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बना है। ये सारे हाइड्रोकार्बन है, मतलब सारे कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बने हैं। बात समझ में आई कि नहीं? ठीक ना। जो भी एल्केन, एल्कीन और एल्काइन, ठीक है, जो भी हैं ये क्या है? आपके कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बने हैं, सारे के सारे हाइड्रोकार्बन। लेकिन याद रखिएगा कार्बन की संख्या n, n मतलब नंबर, नंबर माने संख्या। और हाइड्रोजन को यदि मैं बार बार 2n लिखूं, यहाँ भी n लिखूं, हाइड्रोजन को 2n लिखूं, यहाँ कार्बन को n लिखूं, हाइड्रोजन को 2n लिखूं, जब पूछूंगा तो हर चीज आनी चाहिए, है ना। बात समझ में आई कि नहीं? तो कार्बन की संख्या हमने n रखी और हाइड्रोजन को क्या कर दिया? 2n रख दिया, ठीक है। अब यदि मैं +2 लगा दूं तो ये एल्केन का सूत्र हो गया।
यदि मैं +2 लगा दूं तो किसका सूत्र हो गया? एल्केन का सूत्र हो गया। और यदि मैं -2 लगा दूं तो एल्काइन का सूत्र हो गया। अब +2 और -2 ना लगाऊं तो किसका सूत्र हो गया? एल्कीन का सूत्र हो गया। तो एल्केन का सूत्र सब लोग बोलो, जहां भी बैठे सभी लोग बोलिए मन में, एल्केन का सूत्र क्या होगा? CnH2n+2। क्या होगा? CnH2n+2। एल्कीन का सूत्र क्या होगा? CnH2n। एल्कीन का सूत्र क्या होगा? CnH2n। और एल्काइन का सूत्र क्या होगा? CnH2n-2। तो सबसे ऊपर वाले में +2, नीचे वाले में -2 और बीच वाले में ना तो +2 और ना तो -2। तो क्या याद रहेगा एल्केन का सूत्र? CnH2n+2, CnH2n और CnH2n-2। ठीक है, ये सूत्र आपको अब याद रहना चाहिए, एल्केन का सूत्र। अब सुनिएगा, इन सारे फॉर्मूले में n का मतलब क्या है? n का मतलब संख्या से है, कार्बन की संख्या से है। नंबर ऑफ कार्बन से मतलब है, मतलब कार्बन की संख्या से मतलब है। n का मतलब कार्बन की संख्या से है। अब ये कार्बन की संख्या, एक कार्बन है तो मेथ, अपन मेथ बोलते हैं। एक कार्बन को क्या बोलते हैं? मेथ। यदि हमारे पास 2 कार्बन है तो अपन उसे क्या बोलते हैं? एथ। यदि हमारे पास 3 कार्बन है तो अपन उसे क्या बोलते हैं? प्रोप। यदि हमारे पास 4 कार्बन है तो अपन क्या बोलेंगे? उसे ब्यूट। और हमारे पास 5 कार्बन है तो अपन उसे क्या बोलेंगे? पेंट। अभी 5 तक याद करिए। एक कार्बन है तो मेथ, एक कार्बन है तो मेथ, 2 कार्बन है तो एथ, 3 कार्बन है तो प्रोप, 4 कार्बन है तो ब्यूट और 5 कार्बन है तो पेंट। याद रहेगा कि नहीं रहेगा? क्यों जी तूफान? फिर अपन पूछेंगे भी आप सभी से, नहीं समझ पा रहे हैं? ये मत सोचेगा कि अपन क्लास में बात कर रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, है ना, पढ़ा रहे हैं, डायरेक्ट पूछने भी लगेंगे और अपना रूप भी धारण कर लेंगे। नहीं समझ पा रहे हैं तो सब ऑनलाइन अभी बंद कर देंगे 5 मिनट के लिए, है ना। इसलिए अपना एकदम ध्यान से क्या करना है, सुनते हुए रहना है। तो बताइए, एक कार्बन मेथ बोलेंगे, 2 कार्बन को एच, 3 कार्बन को प्रोप और 4 कार्बन को ब्यूट और 5 कार्बन को पेंट। ठीक है, अब उसके बाद एल्केन में देखिएगा, एल्केन का सूत्र देखिए, CnH2n+2 आ गया, CnH2n+2 आ गया। तो जब CnH2n+2 आ गया तो n की वैल्यू हमने क्या रख दिया? यहां पर 1 रख दिया। n की वैल्यू हमने यहां 1 रख दिया। यदि हमने n की वैल्यू यहां 1 रख दिया तो यहां भी n की वैल्यू कितनी रखनी पड़ेगी? 1 रखनी पड़ेगी। रख दीजिए। और हाँ, 2 और n के बीच में गुणे का चिन्ह दिखाई नहीं दे रहा, पर गुणे का चिन्ह है। हमेशा जब कोई भी एक संख्या लिखी और एक ABCD का अक्षर लिखा हो तो मानते हैं कि उन दोनों के बीच में गुणे का चिन्ह है। जैसे 10x लिखा है, मतलब यहाँ पे 10 गुणे x है। बात समझ में आई कि नहीं? ठीक है, तो यहाँ पे n की वैल्यू हमने क्या रख दिया? 1 रख दिया। ठीक है, यहाँ भी n की वैल्यू 1 थी, यहाँ भी हमने n की वैल्यू 1 रख दिया। और यहाँ पर आपको बताया गया है कि +2 है। एल्केन के सूत्र में क्या है? CnH2n+2। तो हमने यहाँ पे क्या रख दिया? +2 रख दिया। एल्केन के सदस्य भी निकाल करके आपको बता रहे हैं। एल्केन का बताइए क्या आएगा? 2 की जगह 2 रख दिया, बस n की जगह यहाँ 1 रखा था तो यहाँ भी 1 ही रखना पड़ा और +2। C1 2 1 जा 2 +2 क्या आया? C1 और 2 और 2 क्या हो गया? 4। एक कार्बन लिखने की जरूरत नहीं है, सीधे क्या लिखेंगे? CH4। बताइए किस सूत्र से आया है? एल्केन के सूत्र से आया है। कितने कार्बन है इसमें? 1 कार्बन है। एक कार्बन को क्या बोलते हैं? मेथ। एक कार्बन को क्या बोलते हैं? मेथ। और बताइए, ये एल्केन के सूत्र से आया है। और एल्केन में क्या जोड़ते हैं? लास्ट में एन जोड़ते हैं। एल्केन में क्या जोड़ते हैं? एन। तो मेथेन, ये मेथ है और प्लस एन करेंगे तो मेथ, और जब एन करते हैं तो क्या बनता है वहां पे? मेथेन। क्या बनता है? मेथेन। मेथ प्लस एन बराबर मेथेन। अब कार्बन, ये लिख दीजिए कार्बन। एल्केन में सिंगल बॉन्ड होता है। एल्केन में कौन सा बॉन्ड होता है? तो ये 1 2 3 4। कार्बन की संयोजकता कितनी होती है? वैलेंसी 4, इसलिए 4 बंद होते हैं। और एल्केन में सिंगल बॉन्ड होता है, इसलिए चारों सिंगल हो गए। और कितने हाइड्रोजन इसमें? 4 ना। जीवन भर हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड से ही जुड़ेगा। ये 2 3 और 4,
ये CH4 जो है हमारा, ये CH4 हमारा एल्केन का पहला सदस्य है जिसे मेथेन कहते हैं। कई बार आपके पेपर में आ चुका है, यही मेथेन जो है पेपर में आ चुका है, कई कंपटीशन के पेपर में, कई बार ऑब्जेक्टिव में 10th क्लास के पेपर में आ चुका है। इसे मार्स गैस भी कहते हैं। मेथेन को कौन सा गैस कहते हैं? मार्स गैस। जो दलदली क्षेत्र होता है, जो दलदली एरिया होती है, जहां मिट्टी और पानी एकदम कीचड़ के रूप में होते हैं, उस दलदली क्षेत्र में ये कौन सा गैस पाया जाता है? मेथेन गैस पाया जाता है। और मार्स गैस उसको कहते हैं, मार्स मींस दलदल होता है। मार्स मींस क्या होता है? दलदल। तो याद रखिएगा, एल्केन का पहला सदस्य मेथेन, जिसका सूत्र CH4 है, और इसे कौन सा गैस कहते हैं? मार्स गैस। कोई बोलेगा कि एल्केन का दूसरा सदस्य बताइए, कोई बोलेगा एल्केन का कौन सा सदस्य बताइए? दूसरा सदस्य। तो क्या आप एल्केन का दूसरा सदस्य बता पाएंगे? हाँ, बता देंगे। कैसे बताएंगे? अभी तक n की वैल्यू क्या रखा था? 1 रखा था। अब यदि दूसरा सदस्य पूछ रहा तो n की वैल्यू क्या रखेंगे? 2 रखेंगे। रख दीजिए। n की वैल्यू जब आप यहाँ 2 रखेंगे तो यहाँ भी क्या रखना पड़ेगा? n की जगह 2 रखना पड़ेगा, +2। क्या जाएगा? C2 2 दूनी 4 +2, तो C2 4 2 6। अब क्या गया? C2 या 6 ना। बोलो कितने कार्बन है? 2 कार्बन। 2 कार्बन को क्या बोलते हैं? एथ। 2 कार्बन को क्या बोलते हैं? एथ। और किससे एथ है? और किसके सूत्र से निकाले हैं? एल्केन के सूत्र से। एल्केन के लास्ट में क्या जोड़ते हैं? एन। तो एथ के साथ क्या जोड़ देंगे? एन। तो ये क्या बन जाएगा? एथेन। वो था मेथेन और ये क्या है? एथेन। अब बोलेंगे इसका स्ट्रक्चर बनाओ, ठीक है? तो स्ट्रक्चर बना देंगे हम। ये कार्बन 2 लेना है, ये अपन ले लिए 2 कार्बन। बोलिए, कार्बन और कार्बन के बीच में मैंने बताया है कि एल्केन में सिंगल बॉन्ड ही होगा। कौन सा बॉन्ड होगा? सिंगल बॉन्ड। सारे एकल बंध होंगे। तो 1 2 3 4, कार्बन की 4 वैलेंसी होगी। अब दूसरे कार्बन की भी 4 वैलेंसी होगी, लेकिन ये जो वैलेंसी है, ये जो बंध है, ये जो संयोजकता है, ये इस कार्बन के लिए भी गिनी जाएगी। तो 1 2 3 4, ये कार्बन की वैलेंसी 4 होगी। इसकी 1 2 3 4 और इसकी भी 1 2 3 और 4, ये वाली दोनों के लिए गिनी जाती है। ठीक है। अब बताइए हाइड्रोजन। हाइड्रोजन कितने इसमें? 6। तो 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6, ठीक उतनी ही जगह बचेगी जितने हाइड्रोजन की आवश्यकता होगी। ये एथेन का स्ट्रक्चर है, C2H6 का स्ट्रक्चर है एथेन का। इसी को यदि हम लिखना चाहें तो कैसे लिख सकते हैं? एक कार्बन के साथ कितने हाइड्रोजन डायरेक्ट जुड़े हैं? 1 2 और 3। तो अपन इसे लिख सकते हैं क्या? CH3। फिर कौन सा बॉन्ड लगा है? सिंगल बॉन्ड। ये लगा दिया सिंगल बॉन्ड। फिर इस कार्बन के साथ कितने हाइड्रोजन जुड़े हैं? 1 2 और 3। यहां भी क्या लिख देंगे? CH3। तो हो गया ना CH3 और CH3। समझ गया ना? इसी को ऐसा भी लिख सकते हैं, और चाहे तो ये बॉन्ड भी नहीं दिखाएं तो इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, CH3 CH3। बॉन्ड मत दिखाओ, पढ़े लिखे लोगों का काम है कि उसको जानकारी लें कि ये बॉन्ड कहां कहां पर लगा है। एल्केन का सदस्य है ये, और इसका नाम क्या है? C2H6 एथेन है। पेपर में आपके क्वेश्चन आ चुका है कि एथेन में कितने सहसंयोजी बंध होते हैं। क्या आया था पेपर में? एथेन में कितने सहसंयोजी बंध होते हैं। इस बंध को ही सहसंयोजी बंध कहते हैं, ये जो बंध लगे। तो देख लो कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 और 7। एथेन में कितने सहसंयोजी बंध हैं? 7। और याद रखिएगा, अभी जैसे ही मैं पढ़ा लूंगा आपके बुक्स NCERT, आपके जो भी आप लोग यूज करते हैं, है ना, कई सारे परीक्षा बोर्ड परीक्षा दिन कई मार्केट में आप चीजें यूज करते हैं, उसमें भी क्वेश्चंस होंगे ऑब्जेक्टिव। तो देखिएगा जरूर एक प्रश्न होगा, क्योंकि एग्जाम्स में आ चुका है। एथेन में कितने सहसंयोजी बंध होते हैं? तो एथेन में कितने सहसंयोजी बंध होते हैं? 7। इसके पहले CH4 में कितने सहसंयोजी बंध थे? बताओ। 4। बहुत अच्छा समझ गए ना? 1 2 3 और 1 4। बात समझ में आई कि नहीं? आगे बढ़ते हैं। जब आगे अपन बढ़ेंगे तो अब यदि इसके तीसरे, अब बहुत बात नहीं करूंगा कि 1 घंटे और मैं आपको 10 तक सदस्य ही निकालता रहूं, कुछ आप भी निकालेंगे अपने घर में।